देखो, आमतौर पे हम लोग बीमारी का पता कब लगा पाते हैं? जब हमारी बॉडी में सिम्टम आने लग जाते हैं। जरा मैं आपको एक चीज बता दूं, एक वर्ड आता है पैथोजन। शायद आप लोगों ने सुना भी होगा। पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करे उन्हें क्या बोलते हैं? पैथोजन्स कहते हैं। अब हमारी बॉडी में जैसे मान के चल लीजिए, ये हमारी बॉडी है, हमने बाहर से लोल गप्पे खाए हैं, ठीक है, और उसमें टाइफाइड का बैक्टीरिया प्रेजेंट है। टाइफाइड के बैक्टीरिया को साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। सुना भी होगा इस पे। पहला आरडीएनए हमने इसी के प्लाज्मिड को लेकर बनाया था, ठीक है। अब आप ये सोचो कि हमारी बॉडी में मान लो ये एक बैक्टीरिया आ गया। क्या आपको लगता है एक बैक्टीरिया मेरे को बीमार कर सकता है? संभव ही नहीं है। भाई सोचो ना कि एक पर्सन किसी कंट्री में जाके, एक टेररिस्ट किसी कंट्री में गया, कह रहा है मैं पूरी कंट्री तबाह कर दूंगा। पॉसिबल ही नहीं, एक बंदा कैसे तबाह कर देगा? लेकिन ये जो एक है, अगर इसके नंबर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हो जाए तो ये मेरी बॉडी को नुकसान दे सकता है ना। तो ये तो क्लियर है कि जितने भी पैथोजन आपकी बॉडी में जाते हैं वो जाते हैं कम, फिर वो थोड़ा समय लेते हैं अपने नंबर को बढ़ाने में। और जब तक वो अपने नंबर बढ़ा नहीं लेंगे तब तक आपको कुछ बीमारी के सिम्टम वो नहीं देने वाले, आपको बीमार नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनके नंबर अब बहुत ज्यादा हो चुके हैं, तो नंबर ज्यादा होने से अब उनको पता है कि अब वो फुल्ली फंक्शनल हो सकते हैं, तो अब वो आपकी बॉडी पे अटैक करते हैं। तो ध्यान सुनना, मैं बताना क्या चाहता हूँ कि मान लीजिए मेरी बॉडी में इस समय एक ही बैक्टीरिया आया है इस तरह से, और मैं जानता हूँ कुछ टाइम बाद सिनेरियो कुछ ये वाला हो जाएगा कि बॉडी में बैक्टीरिया मेरे ज्यादा हो गए, हाँ कि ना। और जैसे ही मेरी बॉडी में बैक्टीरिया के नंबर ज्यादा हो गए, मेरी बॉडी में क्या आने लग जाएंगे? सिम्टम्स आने लग जाएंगे। इसका मतलब मैं डिजीज हूं, मतलब मुझे डिजीज हो चुकी है। सवाल ये कि जब आपकी बॉडी में एंटर करता है, यानी इस टाइम से लेके इस टाइम तक, क्या आपकी बॉडी में कोई लक्षण थे बीमारी के? इसका मतलब आप बीमार थे नहीं इस टाइम से पहले पहले तक। लेकिन सोचो मैं अगर बीच की कोई स्टेज लेके चलूं, इस बीच की स्टेज में आपकी बॉडी में पैथोजन प्रेजेंट है, क्या आप बीमार हो? और ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी में शायद कोई ऐसा पैथोजन हो अभी बॉडी में जिसके नंबर अभी कम है, और क्योंकि कम है हमें क्या, सर हम तो हेल्दी, हमें कुछ हो ही नहीं रहा। और आज से 10 दिन बाद मान लीजिए क्या होता है कि वो अपने रूप में आ जाता है, नंबर बढ़ा के हमें अटैक कर देता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। हम सोचते हैं यार एक दिन पहले कहाँ गया था, अरे भाई क्या पता एक दिन पहले की बात हो ही ना, 10 दिन पहले की बात हो, 20 दिन पहले की बात हो सकता है ना। यानी जनरली हम बीमारी को तब पकड़ पाते हैं जब वो सिम्टम शो करता है, और सिम्टम तब करता है शो जब उसके नंबर ज्यादा हो जाते हैं। अगर मुझे इसी स्टेज पे पता लग जाए मैं बीमार होने वाला हूं, तो इलाज और अच्छे तरीके से हो सकता है ना। लेकिन यार बीमारी के सिम्टम तो आए नहीं है। ये तो वो वाली कहानी है कि आपकी बॉडी में सिम्टम नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं जानना चाहता हूं कि आप बीमार होने वाले हो या नहीं होने वाले हो। अब पता भी कैसे कर सकते हो? क्योंकि जितनी भी मशीन आज हमारे पास, जितने भी लैब टेस्ट हमारे पास हैं, वो लैब टेस्ट क्या करते हैं? वो लैब टेस्ट पैथोजन का एक मिनिमम लेवल डिमांड करते हैं आपकी बॉडी में। मान लीजिए बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के लिए मान लीजिए जो हमारा टेस्ट है वो कहता है कि आपकी बॉडी में 2 लाख बैक्टीरिया होंगे, तो वो सैंपल आपको बता पाएगा कि आपकी बॉडी में बैक्टीरिया है या नहीं। तो मान लीजिए अभी आप जाते हो, आपकी बॉडी बैक्टीरिया तो कम है, मान लीजिए लाख है, और वहां पे गए लैब टेस्ट में क्या आ गया? फेल। इसका मतलब उनके हिसाब से आपकी बॉडी बैक्टीरिया नहीं है। बट कुछ दिनों बाद क्या हुआ? आपको बीमारी हो गई। क्यों? वो लाख से क्या हुआ? 2 लाख हुआ, 4 लाख बीमार हो गए। यानी लैब टेस्ट फेल हो गया बताने में। तो हमें तो कुछ ऐसा चाहिए जो कम से कम अमाउंट में, अगर आपकी बॉडी में कोई चीज कम अमाउंट में भी हो तो बता दे कि आपकी बॉडी में है। और वो नॉर्मल लैब टेस्ट तो पॉसिबल नहीं है। तब यहां पर हम बात करते हैं अर्ली डायग्नोसिस या प्री डायग्नोसिस। यानी बीमार होने से पहले अगर आप पता कर ले बीमार होने वाले हैं, इसको बोलते हैं अर्ली डायग्नोसिस। जरा बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं। देखो, ये पता करने के लिए हमें सबसे ध्यान देना पड़ेगा मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस पे। करुणा ये बता मुझे, अगर बॉडी में सिम्टम ही नहीं आए हैं, हम बता भी नहीं सकते। तो अगर मुझे पता करना बॉडी में मेरे कोई पैथोजन जो मुझे बीमार कर सकता है, तो मैं बेसिकली उसके डीएनए को सर्च करूंगा मेरी बॉडी में, हाँ कि ना। भाई मुझे कोई फॉरेन डीएनए मेरे सेल में मिल गया, मैं मालूम पड़ जाऊंगा हाँ कुछ दिक्कत होने वाली है। यानी यहाँ पे हमारा डायग्नोसिस कैसा होगा? मॉलिक्यूलर लेवल पे होगा। हम डीएनए ढूंढेंगे,
हम डीएनए लेवल पे चीज जांचेंगे। डीएनए लेवल पे हमें कोई एरर दिख रहा है, इसका मतलब कुछ तो लोचा होने वाला है। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर लेवल पे बात करोगे बैक्टीरिया पे, तो वो तो लैब टेस्ट भी कर रहा था ना, लेकिन फेल हो गया। तो इसको मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी कहा जाता है। जैसे समझिए, एक पीसीआर हम लोग जानते हैं, पीसीआर से आप एड्स या एचआईवी का पता लगा सकते हैं। हालांकि एड्स पता करने के लिए एक टेस्ट और किया जाता है, एक टेस्ट और करते, इसका नाम है एलाइजा। ये टेस्ट अगेन हम एड्स को पता करने के लिए करते हैं। इसके फुल फॉर्म जानना चाहोगे? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। बायोलॉजी में ऐसे का मतलब क्या होता है? टेस्ट को बोलते हैं। टेस्ट को क्या बोलते हैं? ऐसे कहते हैं। मैं कहता हूं बायो ऐसे, लिविंग टेस्ट, सीधी सी बात। तो इस रिएक्शन में क्या करते हैं, देखो पीसीआर में हम कैसे पता कर सकते हैं? भाई मेरी बॉडी में अगर एचआईवी का वायरस होगा, इसका मतलब मेरी बॉडी में कोई फॉरेन आरएनए प्रेजेंट है, हाँ कि ना? वो फॉरेन आरएनए क्या करेगा मेरी बॉडी के अंदर? डीएनए पे बनाएगा। तो मेरी बॉडी में अगर फॉरेन डीएनए प्रेजेंट है तो कम मात्रा में होगा, जिसको मैं ढूंढ नहीं पा रहा। पीसीआर किसी भी कम से कम डीएनए को ज्यादा करने का दम रखता है। यानी जो चीज आपके सेल में इतनी सी होगी, पीसीआर उसे इतना करके दिखाएगा आपको, आपके सेल में देखो ये चीज पड़ी हुई है। पता कर सकते हैं, क्योंकि पीसीआर एम्प्लीफिकेशन करता है। पीसीआर इज जस्ट लाइक मैग्नीफाइंग ग्लास। एक छोटा सा सैंपल कहीं फ्लोर पड़ा मुझे दिख नहीं है, लेकिन मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया तो और सॉरी इतना बड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है वो छोटा सा। तो वो वाला हमारा पीसीआर काम करेगा। एलाइजा काम करता है एड्स टेस्ट में, अगेन ये भी एड्स के लिए काम करता है। इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है जरा वो समझिए, किस आधार पे काम करता है। इसका जो बेसिक मैकेनिज्म है वो है एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन। अब मैं समझाता हूँ क्या है इसका मतलब। एंटीजन का मतलब होता है फॉरेन पार्टिकल। अभी के लिए आप ये मान लो फॉरेन पार्टिकल, बिल्कुल शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो मेरी बॉडी में अगर एड्स होगा तो एड्स सॉरी एचआईवी वायरस इज एंटीजन फॉर मी, ठीक है? उसके पास क्या एंटीजन है? तो अगर मेरे ब्लड में एंटीजन है तो सुनो क्या होगा। हम क्या करते हैं, हम इस तरह से एक प्लेट लेते हैं, मतलब बहुत सारे मल्टीपल इसमें ऐसे वेल बने होते हैं। इसमें हम क्या लगा रहते हैं? एंटीबॉडी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एंटीबॉडी लगा देंगे इस प्लेट के अंदर। पहले ही हमने एंटीबॉडी लगा दी, पहले ही, सैंपल अभी डाला ही नहीं है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हमें जिसका ब्लड टेस्ट करना है, जान देखना है कि इसके ब्लड में वायरस एड्स का है कि नहीं। हम क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे जो एंटीबॉडी है और यहाँ पर हम रखते हैं एक मीडियम। क्या रखते हैं? एक मीडियम। इसी मीडियम में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। मान लीजिए मीडियम का कलर है ब्लू, एग्जाम्पल के तौर पे कलर अलग अलग हुआ करते हैं। मान लीजिए स्काई ब्लू कलर का या डार्क ब्लू कलर का इसका मीडियम है। अब मैंने ब्लड का सैंपल डाला, अगर ब्लड के अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा, मान लीजिए ये है एंटीजन, ये है एचआईवी वायरस का एंटीजन, ठीक है? ये क्या है? एचआईवी वायरस का एंटीजन। तो ध्यान सुनना, अगर ब्लड में एचआईवी वायरस होगा तो वो जाके किससे लगेगा? एंटीबॉडी से। आप ही मान लो एंटीजन प्लस चार्ज है, एंटीबॉडी माइनस चार्ज है, दूर रह ही नहीं सकते, पास में होंगे तो आके तो साथ में लगेंगे लगेंगे। अब मुझे बताइए, अगर ब्लड में मेरे एचआईवी वायरस के एंटीजन होंगे तो वो जाके किससे लगेंगे? एंटीबॉडी से लगेंगे ना। और मेरे इस एंटीबॉडी में एंजाइम लिंक्ड है। क्या है? एंजाइम लिंक्ड लिखा है ना, एंजाइम कनेक्ट कर रखा है। पता क्या करेगा एंजाइम? जैसे देखेगा एंजाइम की अरे एंटीजन लग गया हमारे ऊपर, तुरंत ये एंजाइम इस मीडियम का कलर चेंज कर देगा। मतलब आपने जो सैंपल डाला उसका कलर चेंज हो गया, इसका मतलब उस सैंपल में है एंटीजन, सैंपल में है वायरस। कलर चेंज नहीं हुआ तो कोई नहीं, कलर चेंज होगा ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो कुछ काम ही नहीं होगा फिर तो, हाँ कि ना? तो ये शॉर्ट में आपके लिए एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो, इम्यूनो मींस क्यों एंटीबॉडी एंटीजन है, ऐसे माने सॉर्बेंट मतलब जस्ट लाइक इंट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं, ऐसे हमारा टेस्ट हो गया। तो ये नाम इस पे ऐसे रखा गया। तो ये हमारा हो गया, ठीक है? अभी और सुनो, एक और टेस्ट है हमारे पास। एक आता है भाई ऑटो रेडियोग्राफी। मतलब इससे बेस्ट टेक्निक ना मुझे नहीं लगती कुछ हो सकती है, मतलब मैं फैन हूँ इस चीज का। तो समझना कैसे, इससे आप कैंसर वगैरह पता कर सकते हो, सेल में कैंसर होने के चांस है कि नहीं। सुनो कैसे। ये सेल है,
ठीक है, हमारे सेल का सीक्वेंस हमें मालूम है, और मान लीजिए यहाँ पे ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। मैंने क्या करे, मैंने हर इस पूरे डीएनए का प्रोब बनाया प्रोब और छोड़ दिया। नॉर्मल डीएनए में क्या होगा, प्रोब मेरा हर जगह लग जाए, क्योंकि मैंने हर एक के लिए बनाया ना कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। यहाँ पे मैंने हर एक के लिए क्या बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री, शुरू से लेके एंड तक के सबके लिए बना दिया मैंने, कॉपी कुछ रहना, कोई छूट ना जाए गलती से। मान लीजिए एक पेशेंट में ऐसा होता है, उसके डीएनए में ये वाला प्रोब नहीं लगता है, ये वाला प्रोब अलग रह जाता है। अब मुझे बताइए ये वाला प्रोब यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ रहा, वहां का डीएनए चेंज हो चुका है, हाँ के ना भाई, मेरा प्रोब वहां पे क्यों नहीं लगेगा। एक नॉर्मल बंदे में ये लग जाना चाहिए, क्योंकि हमें ह्यूमन का पता है सीक्वेंस क्या है, हम उसके हिसाब से प्रोब बना के छोड़ेंगे और वो लगेगा पूरे डीएनए पे। अगर कहीं पे नहीं लग रहा है, इसका मतलब उस एरिया के डीएनए में क्या आ गया, म्यूटेशन आ चुका है, जिससे उसका सीक्वेंस ही चेंज हो गया, और सीक्वेंस चेंज हो गया तो आपका प्रोब तो लगने से रहा, और म्यूटेशन हो गया मतलब चांसेस है कि पर्सन को कैंसर हो सकता है इन फ्यूचर। और पता ना ऑटो रेडियोग्राफी क्यों, हम कैसे पता करें, हम एक्सरे की फिल्म रखेंगे, सब बनाएंगे अपनी अपनी इमेज, और जहां पे इमेज नहीं बन रही मतलब वहां पे प्रोब हमारा लगा ही नहीं है। तो आप इससे पता कर सकते हो, इसको बोलते हैं, इसका नाम है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस भी कहते हैं, अर्ली डायग्नोसिस, प्री डायग्नोसिस, जो आप कहना चाहो। मॉलिक्यूलर क्योंकि मॉलिक्यूलर लेवल पे सारा काम चल रहा है। अब इसके बाद हमें एक पढ़ना है ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो ऐसा है, जिन एनिमल्स का हम डीएनए चेंज कर देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल। सवाल है किसी भी एनिमल का हम डीएनए चेंज करते क्यों हैं, कुछ तो कारण होगा। तो हम किसी भी एनिमल का डीएनए चेंज करते हैं कुछ रीजन की वजह से, जैसे मान के चल लीजिए स्टडी ऑफ डिजीज, मार्केट में कोई नई बीमारी लॉन्च हुई है, हम वो बीमारी के बारे में सब जानना चाहते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल को पकड़ते हैं जिनका हमने जीन मैनिपुलेट कर रखे हैं। और क्योंकि ये थोड़े से ज़्यादा नॉर्मल एनिमल्स ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो ये झेल सकते हैं चीज़ें, हम इनको इन्फेक्ट कराएंगे, फिर जैसे जैसे लक्षण इनकी बॉडी में आ रहे हैं वैसे वैसे ये लक्षण हम में भी आएंगे। इसका मतलब हम इन पे स्टडी करके ये जान लेते हैं कि बीमारी कितनी खतरनाक और कितनी नहीं है। भाई सीधा हम ह्यूमन पे स्टडी तो कर ही नहीं सकते बीमारी की, तो हम इन पे स्टडी कर लेते हैं। इतना ही नहीं, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल आप स्टडी, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टडी भी कर सकते हो, समझाता हूँ कैसे। मान लीजिए आपको पता करना कोई जीन कैसे काम करता है, इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है, लगाओ उनमें जीन, फिर देखो इस जीन के लगाने से इनके ऑर्गन्स में क्या इफेक्ट आ रहा है, इनकी बॉडी में क्या चेंज आ रहा है, इनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है। यानी कि आप किसी भी नॉर्मल ऑर्गन की स्टडी, नॉर्मल जीन की स्टडी आप इनके अंदर कर सकते हो। साथ ही कोई भी मार्केट में नई वैक्सीन आती है, वैक्सीन सबसे पहले इन्हीं पे चेक करी जाती है, मैंने वैक्सीन सेफ्टी भी इन्हीं पे चेक करते हैं हम लोग पहले। कोई भी केमिकल्स मार्केट में अवेलेबल कराना है तो पहले केमिकल की सेफ्टी इसी पे चेक होनी है। जैसे कोई भी बहुत खतरनाक सा केमिकल है, हमें कैसे पता कि ये इंसान के टच में आते ही इंसान को जला देगा, मार देगा, पहले हम किसी पे ट्राई करते हैं ना भाई कि उसको कितना नुकसान हो रहा है, जनरली इन्हीं को लपेट जाता है कि बेटा आओ तुम पे चेक करते हैं केमिकल कितने सेफ है, फिर हम कहते हैं कि ये केमिकल हमारे लिए इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। लेकिन ये सब मेन यूज नहीं है भाई, मेन यूज तो ये है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। आप किसी भी जानवर में डीएनए चेंज करते हो क्योंकि हमें लालच होता है, हमें प्रोडक्ट चाहिए होता है, ये सब तो साइड वे है, मेन क्या है, प्रोडक्ट। मैं आपको बताता हूँ, 1997 में एक ट्रांसजेनिक काऊ बनाया गया जिसका नाम था रोजी, इसको बनाया गया था। इसके कमाल की बात, इसके मिल्क के अंदर आप देखोगे लगभग लगभग 1 लीटर के अंदर 2.4 ग्राम ऑफ ह्यूमन प्रोटीन देखा गया। जो प्रोटीन ह्यूमन के मिल्क में मिलता वही प्रोटीन इसके मिल्क में देखा गया था। 1 लीटर के में तकरीबन तकरीबन 2.5 ग्राम प्रोटीन था जिसका नाम है ह्यूमन लैक्टा एल्बुमिन, ये प्रोटीन। तो भाई अच्छी बात है, जितने बच्चे जो अपनी मदर को खो देते हैं ना ड्यूरिंग पार्ट्रेशन, तो उन बच्चों को तो वरदान हुआ है, इसका मिल्क साबित हुआ कि भाई चलो ठीक है, इनके मिल्क से बच्चे को नरिश कर सकते हैं। बायोटेक ने इतना ही कमाल नहीं किया, और सुनो, आप जानते हो एम्फाइसीमा, जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उनके फूलने की क्षमता खत्म हो जाए, जैसे बलून है, बलून फूल भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है, यही हमारे लंग्स भी हैं।
सिगरेट से क्या होता है, ये फूलने और सिकुड़ने की प्रक्रिया खत्म हो जाती है, मतलब वो जैसे अब वैसे रहेंगे, वो हवा ज्यादा एक्सपेंड नहीं अपने अंदर एक्यूमुलेट कर सकते। तो उस केस में कि उसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा बेसिकली सिगरेट पीने वालों को होता है। कहते हैं कि हम एम्फाइसीमा को भी ठीक कर सकते हैं, एक है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन नाम के कंपाउंड से, मतलब इस प्रोटीन से, इससे आप ठीक कर सकते हो। सोचो इसके जीन आप जिसमें लगा दोगे उससे आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आया था, बताइए एम्फाइसीमा को हम किस प्रोडक्ट से ठीक कर सकते हैं। ठीक है।